प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फ्लावर स्ट्रक्चर को पढ़ा था। फ्लावर स्ट्रक्चर के अंदर देखा था कि पुष्पासन के ऊपर पुष्प के 4 पार्ट्स लगे हुए रहते हैं। ठीक है, आज के हम इस टॉपिक के अंदर पुष्प के जितने भी ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, उनमें से परागकोश के बारे में अपन पढ़ेंगे। परागकोश पुंकेसर का एक भाग होता है। पुंकेसर पुष्प में उपस्थित एक नर जननांग के रूप में है। पुंकेसर का ऊपरी जो गोलाकार हिस्सा होता है, जिसे हम बोलते हैं परागकोश। प्रारंभ में जो परागकोश है वो अधिचर्म द्वारा घिरा हुआ एक मृदुतक कोशिकाओं का, विभजोतक प्रकार की जो कोशिकाएं, उनका बना हुआ एक समूह के रूप में होता है। ठीक है, तो ये कोशिकाएं एक जैसी होती है जिनमें लगातार विभाजन की क्रिया होती है। हम ये जानते हैं कि परागकोश के अंदर 2 परागपालियां होती हैं। प्रत्येक परागपाली के अंदर 2 लघु बीजाणुधानी होती हैं। इसका मतलब एक परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ पादप हैं जैसे कि मालवेसी कुल के सदस्य गुड़हल, कपास, भिंडी, इन सब के अंदर एक ही पाली होती है या फिर 2 लघु बीजाणुधानी होती है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि लघु बीजाणुधानी का विकास किसी एक कोशिका से नहीं होता है, बल्कि एक से अधिक कोशिकाओं के द्वारा होता है। ध्यान से देखिए आप, हमने यहाँ बनाया हुआ है परागकोश, जो कि अधिचर्म से घिरा हुआ एक विभजोतक कोशिकाओं का बना समूह होता है। ठीक है, जब परागकोश या लघु बीजाणुधानी का विकास होता है, परागकोश या लघु बीजाणुधानी का विकास होता है, उस विकास के समय अधिचर्म द्वारा घिरी हुई जो विभजोतक कोशिकाएं, उन विभजोतक कोशिकाओं में से एक साथ एक से अधिक कोशिकाएं सक्रिय होती हैं और सक्रिय होकर के क्या बनाती हैं? प्राथमिक प्रपशु कोशिका के रूप में कार्य करती है, जिनके द्वारा 4 लघु बीजाणुधानी का विकास होता है। अतः जब लघु बीजाणुधानी के विकास के समय एक से अधिक आर्कीस्पोरियल सेल, प्राथमिक प्रपशु कोशिकाएं भाग लेती हैं, तो इस प्रकार के विकास को हम बोलते हैं यूस्पोरेंजिएट प्रकार का विकास। क्या बोलते हैं इसको? यूस्पोरेंजिएट प्रकार का विकास, या इसको बोलते हैं सुबीजाणुधानीय प्रकार का विकास कहते हैं। ठीक है, कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है कि स्पोरेंजिएट प्रकार के विकास में कितनी कोशिकाएं भाग लेती है, तो इसके अंदर एक से अधिक। यहां देखो, परागकोश के अंदर 4 कोने होते हैं, प्रत्येक कोने में एक एक लघु बीजाणुधानी होती है। तो प्रत्येक लघु बीजाणुधानी का निर्माण एक आर्कीस्पोरियल सेल के द्वारा होता है। इसका मतलब हुआ एक से अधिक आर्कीस्पोरियल सेल यहां पर भाग लेती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूस्पोरेंजिएट प्रकार का विकास, सुबीजाणुधानीय प्रकार का विकास। अब देखिए कि एक लघु बीजाणुधानी का विकास किस प्रकार होता है, उसको अपन समझें, तो उसके आधार पर हम चारों का विकास समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, ध्यान से देखिए आप, हम पहले को ग्राफिकल स्ट्रक्चर से समझाते हैं कि सबसे ऊपर होती है कौन सी? अधिचर्म, एपिडर्मल सेल। अधिचर्म कोशिकाओं की बनी एक स्तरीय परत पाई जाती है। अधिचर्म की बनी एक स्तरीय जो परत है, इसका विकास आर्कीस्पोरियल सेल से नहीं होता है, बल्कि प्रारंभिक अवस्था में, कलिका अवस्था में ही ये पाई जाती है, जो परागकोश की एक लघु बीजाणुधानी की एक सुरक्षात्मक परत है। ठीक है, अधिचर्म के नीचे जो विभजोतक कोशिकाओं का बना समूह होता है, अधिचर्म के नीचे विभजोतक कोशिकाओं का बना जो समूह होता है, उस समूह को अपन बोलते हैं विभजोतक कोशिकाएं। इसको बोल सकते हैं अपन हाइपोडर्मल क्षेत्र, हाइपोडर्मल क्षेत्र। तो जब इसका विकास होता है तो हाइपोडर्मल क्षेत्र की एक कोशिका, क्योंकि अपन एक बीजाणुधानी का विकास यहां पर समझ रहे हैं, तो एक कोशिका, सिंगल सेल, एक कोशिका पोषक पदार्थों को ग्रहण कर अपने आकार में वृद्धि कर लेती है। उस वृद्धिशील कोशिका को हम बोलते हैं
आर्की स्पोरियल सेल, हिंदी में इसको बोलते हैं प्राथमिक प्रपशु कोशिका। ठीक है, अब देखिए इस आर्की स्पोरियल सेल में परिधीय विभाजन या अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। आप जस्ट ऐसे माने ये कोशिका है, इस कोशिका में विभाजन हुआ जिससे दो कोशिकाएं बनी। ठीक है, एक कोशिका या ऊपर वाली कोशिका को हम बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, हिंदी में बोल सकते हैं इसको प्राथमिक परिधीय कोशिका। जबकि जो दूसरी कोशिका है उस कोशिका को हम बोल सकते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। क्या लिखा हमने? प्राथमिक परिधीय कोशिका और प्राथमिक स्पोरोजीनस सेल, मतलब प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। तो आर्की स्पोरियल सेल के अंदर जब विभाजन होता है तो दो प्रकार की कोशिका बनती है। ऊपर की कोशिका को हमने नाम दिया प्राथमिक परिधीय कोशिका, नीचे वाली कोशिका को नाम दिया प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। बीजाणुजन कोशिका के द्वारा परागकणों का निर्माण होता है। अतः पहले भार की भित्ति बनती है, तो भित्ति के निर्माण किस समय या उससे पहले इसका विभाजन होना रुक जाता है, यानी इसमें कुछ समय के लिए विकास होना रुक जाता है। इससे पहले किसका होगा? प्राथमिक परिधीय कोशिका का। तो यहां देखिए आप, प्राथमिक परिधीय कोशिका में पुनः विभाजन होता है और इसमें विभाजन से दो प्रकार की सेल बनती है। एक जिसे बोलते हैं एंडोथीसियम, हिंदी में बोलते हैं इसको अंतः स्तर। जबकि दूसरी तरफ जो बनती है वो कहलाती है वॉल लेयर, मतलब भित्तीय परत। इस एंडोथीसियम के अंदर अनेक लंबवत विभाजन होते हैं, जिसकी फलस्वरूप एक स्तरीय परत का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं अंतः स्तर। यहाँ देख सकते हैं अपन, अधिचर्म के नीचे ग्रीन कलर में यहाँ पर बनाई हुई है, अधिचर्म के नीचे एक स्तरीय परत के रूप में एंडोथीसियम पाई जाती है। अब आती है भित्तीय परत। भित्तीय परत की कोशिकाओं में पुनः विभाजन होता है, जिससे दो प्रकार की सेल बनती है। एक जिसे अपन बोलते हैं मिडिल लेयर और दूसरी होती है टैपिटम। मिडिल लेयर को बोलते हैं मध्य परत और टैपिटम को बोलते हैं पोष ऊतक, पोषण करने वाला ऊतक। मध्य परत देखिए अब यहां से, ये सिंगल लेयर फर्स्ट, उसके बाद सेकंड जो नंबर की होती है वो है अंतः स्तर, ये भी सिंगल लेयर होती है। थर्ड नंबर की जो मध्य परत है ये 2 से 3 स्तरीय परत होती है। ठीक है, और पोष ऊतक सिंगल लेयर है। इसका मतलब इसमें 4 प्रकार की परतें पाई जाती है, लेकिन परतों की कुल संख्या देखें तो लगभग 4 से 6 होती है। ठीक, जैसे ही ये लघु बीजाणुधानी का निर्माण पूरा हो जाता है, उसके बाद जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है ये सक्रिय होकर माइक्रो स्पोर मदर सेल के रूप में कार्य करती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल का मतलब होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर माइक्रोस्पोरोजीनेसिस अर्थात लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है
लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन किस समय अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित लघु बीजाणु अर्थात पराग कणों का निर्माण होता है। अतः माइक्रो एसएमसी से लघु बीजाणु अर्थात परागकणों के निर्माण होने की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ध्यान देने वाली बात यह है 4 अगुणित जो लघु बीजाणु है ये एक विशेष प्रकार के रसायन जिसका नाम है कैलोज, इस कैलोज के द्वारा चिपके हुए रहते हैं और चिपकर का जो 4 का ग्रुप बनता है इसको बोलते हैं चतुष्क परागकण। क्या बन जाता है? चतुष्क परागकण, टेट्रेड पोलन ग्रेन या टेट्रेड माइक्रोस्पोर। लेकिन जब परागण की क्रिया होती है, किसकी? परागण की क्रिया होती है, तो परागण के समय टैपिडम की कोशिकाओं द्वारा एक कैलेज नामक एंजाइम का स्रावन होता है जो कैलोज का अपघटन करता है, जिससे चतुष्क परागकण के चारों परागकण एक दूसरे से मुक्त हो जाता है। यहां तक क्लियर हुई बात? अब देखिए हम ये जितने भी हमने परत यहां पर देखी है इन सभी परतों को यहां हमने इस डायग्राम में बनाया हुआ है। सबसे फर्स्ट जो अधिचर्म है सिंगल लेयर, उसके बाद एंडोथीसियम सिंगल लेयर, उसके बाद मध्य परत जिसकी संख्या 2 से 3 स्तरीय होती है, उसके बाद एक स्तरीय परत के रूप में टैपिडम होती है और टैपिडम के नीचे माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है जिनमें लघु बीजाणु जनन के समय लघु बीजाणु का निर्माण होता है। यहाँ तक क्लियर? अब आप देखिए इन सभी के बारे में हम दोबारा डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले देखो अधिचर्म। अधिचर्म जो कि लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहर की एक स्तरीय परत होती है जिसका निर्माण आर्की स्पोरियस सेल से नहीं होता है बल्कि कलिकावस्था में सबसे पहले ये बन चुकी होती है। अर्थात कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस परत का निर्माण लघु बीजाणुधानी के विकास के समय नहीं होता है? अधिचर्म का। या फिर किस परत का निर्माण आर्की स्पोरियस सेल से नहीं होता है? अधिचर्म का। अधिचर्म जो कि एक स्तरीय परत होती है, मोटी खुरदरी परत होती है जिसका कार्य केवल लघु बीजाणुधानी की बाह्य सुरक्षात्मक परत का निर्माण करना होता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर जो कि है कौन सी? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की जो परत होती है वो एक स्तरीय होती है। इस चीज को आप ध्यान से समझें। इसकी कोशिकाएं तिरछी अवस्था में, हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये कोशिकाएं हैं। ठीक है, इन एंडोथीसियम की कोशिकाओं की जो बाह्य भित्ति होती है जस्ट ये वाली, ये बिल्कुल बाहर की जो परत होती है पतली होती है, जबकि अंदर की तरफ की जो लेयर है ये मोटी होती है। ये हमने इसको अंतःस्तर के रूप में, जो कि एक मोटी परत होती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कोशिकाओं के मध्य जो अंतःस्पर्श रेखीय भित्ति है, ये अंतःस्पर्श रेखीय जो भित्ति होती है, इस भित्ति पर अल्फा सेलुलोज जो कि रेशेदार होते हैं, इन अल्फा सेलुलोज नामक रसायन का पदार्थ का स्थूलन हो जाता है। कहां पर? अंतः स्तर और अंतःरेखीय स्पर्श रेखीय भित्ति पर स्थूलन हो जाता है। स्थूलन हो जाने से ये मोटी हो जाती है। ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है, इसका मतलब ये नमी को एब्जॉर्ब कर सकती है, अर्थात ये आर्द्रता ग्राही बन जाती है, नमी को अवशोषित करके ये फूलती है। ठीक है, लेकिन एंडोथीसियम की कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर इस पदार्थ का जमाव नहीं होता है। ठीक है, ऐसे स्थान को सपोज हमने ये दिखाएं, ऐसे स्थान को यहां पर इस पदार्थ का जमाव नहीं है अंतःस्पर्श रेखीय भित्ति पर, तो अंदर की तरफ भी इसको हटाएं, तो इस स्थान को बोलते हैं अपन स्टोमियम। स्टोमियम का मतलब होता है रंध्रक। जब नमी को अवशोषित करके
ये कोशिकाएं फैलती हैं जस्ट लाइक इस तरफ मूव करेंगी, ऊपर की कोशिकाएं इधर मूव करती हैं, तो बीच में जो उपस्थित रंध्रक है वो खुल जाता है, और खुलेगा तो अंदर की ओर पाए जाने वाले जो परागकण है आसानी से बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ एंडोथीसियम का जो मुख्य कार्य है वो होता है परागकोश के स्फुटन में सहायता करना। किसके में? परागकोश के स्फुटन में सहायता करना, जिससे परागकण बाहर आ सके। ये बात समझ में आई आपको? अब आता है मध्य परत। मध्य परत एंडोथीसियम के नीचे पाए जाने वाली 2 से 3 स्तरीय परत के रूप में होती है। कितने स्तर है इसके अंदर? 2 से 3 स्तरीय परत के रूप में होती है। ठीक है, तो जो मध्य परत है, मध्य परत की कोशिकाएं अल्पकालिक होती हैं, या फिर अपन पहले ये देखें, मध्य परत की कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ का संग्रह होता है। ये भोज्य पदार्थ जैसे ही टैपिटम के पास पहुंच जाते हैं और टैपिटम इनको परागकणों तक स्थानांतरित कर देती है, उस समय मध्य परत की कोशिकाएं अपघटित हो जाती हैं, अर्थात टूट जाती हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं मध्य परत की जो कोशिकाएं होती है वो अल्पजीवी होती है, अल्पकालिक होती है, अतः परागकोश के स्फुटन के समय या परागकोश के विकास के समय या विकास के अंत में मध्य परत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। तो हम ये कहते हैं परिपक्व लघु बीजाणुधानी में, परिपक्व लघु बीजाणुधानी की भित्ति में मध्य परत एब्सेंट होती है। ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट में टैपिटम। टैपिटम ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, टैपिटम का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। टैपिटम जो कि लघु बीजाणुधानी के अंदर सबसे अंदर की तरफ एक स्तरीय परत के रूप में होती है। किसके रूप में? एक स्तरीय परत के रूप में होती है ये। टैपिटम का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स को थोड़ा ध्यान से समझेगा आप। टैपिटम बीजाणुधानी की सबसे भीतरी आंतरिक कैसी होती है? एक स्तरीय परत के रूप में होती है। एक स्तरीय परत है ये। इस टैपिटम का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होगा? परागकणों का पोषण करना, परागकण या लघु बीजाणुओं का पोषण करना। इसलिए इस टैपिटम को हिंदी में बोलते हैं पोष ऊतक, पोषण करने वाला ऊतक। ठीक है, टैपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं ये प्रारंभ में द्विगुणित अवस्था में पाई जाती हैं। टैपिटम की जो कोशिकाएं वो द्विगुणित अवस्था में होती हैं, परंतु इन कोशिकाओं में एक विशेष क्रिया होती है जिसको बोलते हैं अंतः समसूत्री विभाजन, एंडोमाइटोसिस। अंतः समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है जिसके कारण ये कोशिकाएं बहुगुणित हो जाती हैं। कैसी हो जाती है? ये बहुगुणित हो जाती है। कौन? टैपिटम की कोशिकाएं। ठीक है, टैपिटम की कोशिकाओं का जो मुख्य कार्य होता है वो परागकणों का पोषण होता है। पोषण करने के बाद ये टैपिटम की कोशिकाएं भी अपघटित हो जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि परिपक्व लघु बीजाणुधानी के अंदर टैपिटम भी एब्सेंट होती है परागकणों के पोषण के बाद। ठीक, अब एक चीज और देखिए, जब टैपिटम की कोशिकाएं नष्ट होती हैं तो नष्ट होने से पहले, नष्ट होने से पूर्व टैपिटम की कोशिकाओं द्वारा विशेष गोलाकार कणों का निर्माण होता है। ये जो गोलाकार कण हैं इनको हम नाम दे सकते हैं प्रोयूबिस्काय। नष्ट होने से पहले
टैपिटम की कोशिकाओं द्वारा विशेष प्रकार की गोलाकार कणिकाओं का निर्माण होता है। इन कणिकाओं को हम कहते हैं प्रोयूविस्काय। जब इन प्रोयूविस्काय के ऊपर इनके ऊपर वसीय प्रकृति के पदार्थ, वसीय प्रकृति के पदार्थ जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, इसका जमाव हो जाता है किसके ऊपर? प्रोयूविस्काय के ऊपर। वसीय प्रकृति, ये वसीय प्रकृति का जो स्पोरोपोलेनिन है इसका स्रावन खुद टैपिडम की कोशिकाओं द्वारा ही होता है। ठीक है, तो जब इन प्रोयूविस्काय के ऊपर स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का जमाव हो जाता है तो जमाव होने के बाद ये प्रोयूविस्काय चेंज हो जाती हैं यूविस्काय। अब इनको क्या कहते हैं अपन? यूविस्काय कह सकते हैं। तो हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन युक्त प्रोयूविस्काय यूविस्काय कहलाती है। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन का जो मुख्य कार्य है परागकणों की बाह्य भित्ति का निर्माण करना होता है। इस स्पोरोपोलेनिन के कारण इस बाह्य भित्ति का न तो भौतिक और न ही जैविक अपघटन नहीं होता। अपघटन न होने के कारण परागकण लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में संरक्षित रह सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि परागकणों का जीवाश्म संरक्षण किस प्रकार हो सकता है? तो किसके कारण होगा? वसीय प्रकृति के जो पदार्थ है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, जो कि टैपिडम की कोशिकाओं ने स्रावित किया था, उस स्पोरोपोलेनिन के कारण इसका जीवाश्म संरक्षण हो सकता है। तो ये चीज समझ में आई आपको? अब आता है कि टैपिडम की जो कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। टैपिडम की जो कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक अमीबीय टैपिडम और दूसरा होता है ग्रंथिल टैपिडम। ध्यान से समझो उसको। अमीबीय टैपिडम की जो कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं अल्पकालिक होती हैं, अल्पजीवीय होती हैं। इसका मतलब जब मध्य परत की कोशिकाओं का अपघटन होता है जिससे कि पोषक पदार्थ टैपिडम तक पहुंच सकें, तो मध्य परत की कोशिकाओं के अपघटन के साथ साथ इस प्रकार की टैपिडम की कोशिकाएं भी अपघटित हो जाती हैं और अपघटन के बाद ये कोशिकाएं मध्य परत से ग्रहण किए गए पोषक पदार्थों को लेकर संपूर्ण लघु बीजाणुधानी के अंदर अमीबीय रूप से विचरण करती हैं। किसके रूप में? अमीबा की भांति विचरण करती हैं और इसको बोलते हैं अमीबीय गति। तो अमीबा की भांति जब विचरण करती हैं और विचरण करने के बाद वहां उपस्थित गुहा में उपस्थित परागकणों का क्या करती है? पोषण। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? अमीबीय टैपिडम। उदाहरण के रूप में अपन लिख सकते हैं कुछ जलीय पादप जैसे कि एलिस्मा, ब्यूटोमस, टाइफा, इन सभी के अंदर अमीबीय प्रकार की टैपिडम पाई जाती है। ठीक है, दूसरा आता है ग्रंथिल टैपिडम। ग्रंथिल प्रकार की जो टैपिडम की कोशिकाएं होती हैं वो दीर्घजीवी होती हैं। इसका मतलब हुआ कि मध्य परत की कोशिकाओं के अपघटन के बाद इस प्रकार की कोशिकाओं का अपघटन, टैपिडम की कोशिकाओं का अपघटन बिल्कुल नहीं होता, बल्कि जैसे ये परागकण है, यहां पर टैपिडम की सिंगल लेयर दिखी हुई है, ये सिंगल लेयर टैपिडम की, और यहां पर पोषक पदार्थ जो कि मिडिल लेयर के अपघटन से बने हैं। तो ये पोषक पदार्थ टैपिडम की कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाले जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों से बाहर निकल करके कहां पर आते हैं? परागकणों के पास, और आकर के परागकणों का पोषण करते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि परागकणों का पोषण मध्य परत के अपघटन से नहीं हो रहा बल्कि टैपिडम की कोशिकाओं से रिसकर नीचे आने वाले पदार्थ के द्वारा होता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि टैपिडम की कोशिकाएं पोषक पदार्थों का स्रावन करती है। इसलिए इस प्रकार की टैपिडम को क्या बोलते हैं? ग्रंथिल टैपिडम बोलते हैं। अधिकांश या सभी जो पुष्पी पादप होते हैं, स्थलीय पुष्पी पादपों में ग्रंथिल प्रकार की टैपिडम पाई जाती है। यहां तक क्लियर हुआ? अब समझिए
कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं कि यदि टैपिटम की कोशिकाओं को परागण से पूर्व क्षतिग्रस्त कर दिया जाए तो कौन सी क्रिया प्रभावित होगी। हम ये जानते हैं कि टैपिटम का मुख्य कार्य होता है परागकणों का पोषण करना। यदि पोषण से पहले टैपिटम की कोशिका नष्ट हो जाती है तो परागकणों का पोषण नहीं होगा। परागकणों का यदि पोषण नहीं होता है तो परागकण के अंदर जो जनन क्षमता अर्थात परागकण कुपोषित रह जाते हैं और कुपोषित हो जाने से परागकणों की जनन क्षमता नष्ट हो जाती है। इसका मतलब परागण की क्रिया तो हो सकती है लेकिन निषेचन की क्रिया नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि पोषण के अभाव के कारण परागकणों का कुपोषित हो जाना या कुपोषित हो जाने के कारण परागकणों की जो जनन क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है, अर्थात परागकण अनउर्वर या बंध हो जाते हैं, जिससे निषेचन क्रिया पूर्णतः प्रभावित होगी। तो ये हमने एक टॉपिक पढ़ा है जिसके अंदर परागकोश या लघु बीजाणुधानी का विकास किस प्रकार होता है, युविष्काएं क्या होता है, क्या टैपिटम की कोशिकाएं बहुगुणित हो सकती हैं, कौन सी क्रिया द्वारा बहुगुणित होती है, टैपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, टैपिटम कितने प्रकार की होती है, और या टैपिटम की कोशिकाओं को अपन क्षतिग्रस्त कर दें तो कौन सी क्रिया प्रभावित होगी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिएगा और आगे जो आने वाली वीडियोस हैं जिनके अंदर अपन बीजांड, परागण, निषेचन, पुष्पीपातम निषेचन क्रिया, पुष्पीपातम भ्रूण या विकास की क्रिया, इन सभी को समझेंगे। तो आप इस टॉपिक को समझने के लिए बार बार मेरे द्वारा दी गई जो वीडियोस हैं मेरे चैनल पर आसानी से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है तो आप मेरी सभी वीडियोस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल पर इसको किसी को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।